ठीक है, चलो फिर पहले इन क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करते हैं। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स दिस विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है ना, तो हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा, अगर स्लोप पता है तो टेंजेंट पता है ना। तो अपने पास रिजल्ट क्या होता है, y इक्वल्स टू mx, है ना। ठीक है, तो अब सुनो, तो यहाँ पर अपने पास इस लाइन के स्लोप क्या है, 4 नहीं है ना। तो m हो गया 4, m हो गया 4, a स्क्वायर हो गया 9 और b स्क्वायर हो गया 4, है ना। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स हो जाएंगे। अच्छा कितने मिलेंगे, 2, हमने लास्ट क्लास में फिगर में भी देखा था। ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स हो जाएंगे y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। यानी कि y इक्वल्स टू 4x और प्लस माइनस रूट के अंदर 9 इंटू 16, है ना। ठीक था, 9 इंटू 16 और प्लस 4, ठीक है ना, जो भी आ जाए, है ना। अब अपने से अगर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पूछा है तो हम मान लेते हैं कि लेट p अल्फा बीटा बी द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, बी द, अच्छा एक निकल गया तो दूसरा निकल जाएगा, सेंटर से सिमेट्रिक होता है। तो लेट p अल्फा बीटा बी द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है ना। तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या मान सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p मान सकते हैं x अल्फा अपॉन 9, x अल्फा अपॉन 9 प्लस y बीटा अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। नाउ बोथ दिस लाइन्स आर आइडेंटिकल, है ना। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से इसको ऐसा कर लेते हैं, क्या कोई भी एक पकड़ो, 4x, ठीक है ना, और माइनस वाई और इक्वल्स टू ये कितना हो गया, रूट 148, है ना। तो रूट 148 विथ माइनस साइन, और दूसरा 4x माइनस वाई रूट 148 विथ प्लस साइन, और ये वाला क्या हो गया, 4 अल्फा x प्लस 9 बीटा y इक्वल्स टू 36। नाउ बोथ दिस लाइन्स आर आइडेंटिकल। तो जैसे कोई एक पकड़ो, फर्स्ट वाले से कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर 4 अल्फा अपॉन 4, है ना, 9 बीटा अपॉन माइनस 1 और इक्वल्स टू, है ना, रूट 148। तो माइनस और ऐसे यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे और अल्फा बीटा आ जाएगा, और एक आ गया तो दूसरा भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, हालांकि m के टर्म में वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का एक फॉर्मूला होता है, बट कोई मतलब नहीं वो लर्न रखने का, आप तो ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। फिर देखो क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स। अब देखो इस बार वर्टिकल एलिप्स, पिछली बार क्या था, हॉरिजॉन्टल, है ना, विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो जरा दिमाग लगाते हैं कि वर्टिकल एलिप्स में फॉर्मूला क्या बनेगा, नहीं, ठीक है। जरा सोचो तो, जरा सोचो, हमने जो प्रोसेस यूज किया था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पे y इक्वल्स टू mx प्लस c टेंजेंट है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालने का प्रोसेस क्या था, हमने x की क्वाड्रेटिक बनाई, है ना, x की क्वाड्रेटिक बनाई, d0 किया। तो आप ये बताओ कि वो जो प्रोसेस है उसका इस बात से कोई लेना देना था क्या कि a बड़ा है b से, b बड़ा है से, नहीं। उस प्रोसेस के लिए तो a स्क्वायर एंड b स्क्वायर आर जस्ट वैल्यूज। कितने लोग बात समझ गए, है ना। मतलब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। वहां कैलकुलेशन के हिसाब से a स्क्वायर हमेशा x स्क्वायर के नीचे का, है ना। नहीं, कैसे सेम बात है, आपने कहा पलट दो, हाँ,
नहीं, कैसे सेम हुआ, कैसे सेम हुआ? सर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ। अब ए 25 हो जाएगा और बी स्क्वायर 4। मैं उल्टा बोल रहा हूँ ना, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूँ समझो ना, दिस विल ऑलवेज बी ट्रीटेड ए स्क्वायर एंड दिस विल ऑलवेज बी ट्रीटेड बी स्क्वायर फॉर दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला, है ना? अब यहां आप बोलोगे सर आप तो कंफ्यूज कर दिए, नहीं तो नहीं, हमने जो नोमेनक्लेचर पढ़ा उसमें वो सब तामझाम है ना? जब भी एलिप्स को आइडेंटिफाई करना है तो वो सारी बातें ठीक है ना? अदरवाइज यहां पर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जब चाहिए, सोच के देखो ना वो प्रोसेस में, इससे क्या मतलब है कि ए बी का क्या है? वो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फंडा यूज कर रहे हैं, डी को जीरो कर रहे हैं। तो अब जैसे यहां पर क्या होगा, यहां पर आप ए स्क्वायर क्या कहोगे 4, बी स्क्वायर क्या कहोगे 25, ठीक है ना? जो आप पीछे सीखे हो वो नोमेनक्लेचर के लिए ठीक है ना? इस फॉर्म, नहीं तो फिर दोनों का अलग अलग फॉर्मूला याद रखो, वो तो बेवकूफी है। क्यों दोनों का अलग अलग फॉर्मूला याद रखे, ठीक है ना? तो यहां पर क्या होगा, ए स्क्वायर 4, मतलब बेसिकली जब भी एलिप्स में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा रहे हो तो एक्स स्क्वायर के नीचे वाले को ए स्क्वायर फॉर्मूले में यूज करो, वाई स्क्वायर के नीचे वाले को बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 4, बी स्क्वायर क्या 25, और स्लोप इसका कितना है, वही चीज है, तो स्लोप है 4, तो m हो गया 4, ठीक है? तो अब यहां पर क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स y इक्वल्स टू mx, है ना? और प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना? तो ये हुआ क्या, बजाय इसके हम दो अलग अलग फॉर्मूला एस्टैब्लिश करें, हमने एक ही फॉर्मूले से दोनों एलिप्स का काम कर लिया। तो यहां से अपने पास आ जाएगा y इक्वल्स टू 4x और प्लस माइनस रूट के अंदर ये हो गया 4 × 16 और प्लस 25, और बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के तरीके से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी निकाल लेंगे, ठीक है ना? इसमें अब आगे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। अब देखो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंडीशन फॉर विच द लाइन दिस इज टेंजेंट टू द एलिप्स, ठीक है ना? तो यहां से देखो अपने पास इसके दो मेथड हो सकता है। फर्स्ट मेथड कि इसका सी चुनो, ठीक है ना? अब देखो इस क्वेश्चन में ये इस क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, तो हमें चाहिए क्या, नहीं चाहिए, ठीक है ना? सीधा वो फॉर्मूला यहां अप्लाई होगा, है ना? तो यहां पे दो मेथड से इसको करते हैं। एक मेथड तो क्या कि मैं यहां पे इस लाइन का स्लोप देख लेता हूं, कितना हुआ, माइनस कॉट थीटा, है ना? और x0 करके y निकाल लेता हूं, समझ रहे? x0 करके y निकालोगे तो ये हो गया p कोसेक थीटा, है ना? तो अगर देखा जाए तो ये m का काम कर रहा है और ये c का काम कर रहा है, ठीक है ना? अब कंडीशन फॉर दिस लाइन टू बी टेंजेंट टू द एलिप्स, है ना? तो यहां पर सीधा सीधा हम क्या कर देंगे, c स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे c का मतलब क्या हो गया, p कोसेक थीटा, यानी कि p स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा और इक्वल्स टू ए स्क्वायर, स्लोप का मतलब कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर। देखो आ चुका है, ठीक है? एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड कि मैं इस एलिप्स पर टेंजेंट को एक अननोन में ऑलवेज मान सकता हूं, x बाई ए कॉस एल्फा प्लस y बाई बी साइन एल्फा इक्वल्स टू 1, ठीक है ना? सेकेंड मेथड हम मान लेंगे लेट x बाई ए कॉस एल्फा प्लस y बाई बी साइन एल्फा इक्वल्स टू 1 बी टेंजेंट टू द गिवन एलिप्स। हाँ सॉरी इक्वल्स टू 1 बी टेंजेंट टू द गिवन एलिप्स, ठीक है ना? गिवन एलिप्स। अब अगर देखा जाए तो वो जो लाइन है वो भी टेंजेंट है और ये जो हमने माना ये भी टेंजेंट है। तो यहां से क्या होगा जरा देखना, तो ये लाइन और ये लाइन बोथ आर आइडेंटिकल, मतलब अगर मैं इसको 1 बोल दूं
और इसको 2 बोल दूँ तो अब हम बोलेंगे 1 and 2 आर आइडेंटिकल। तो 1 and 2 आर आइडेंटिकल, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो cos अल्फा अपॉन a cos थीटा, cos अल्फा अपॉन a cos थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा अपॉन b sin थीटा इक्वल्स टू 1/p, है ना। और अब हम यहाँ इम्पोज कर देते हैं, कंडीशन ही तो निकालना है, तो अब हम यहाँ इम्पोज कर देते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो यहाँ से ये क्या आएगा जरा देखो तो, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इनफैक्ट a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू p स्क्वायर। नहीं क्यों, यहाँ इसको, इसका बेटर फॉर्मेट यही तो होगा, मतलब यहाँ पे मैं इसका अगला स्टेप क्या लिख सकता हूँ, p स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है। तो कभी भी आपको एलिस पे एक अननोन में टेंजेंट मानने का मन करे तो ऐसे माना जा सकता है और काम हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला दिस विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। अब फिर से यहाँ पर हम स्लोप कितना लिख रहे हैं, 4, ठीक है ना। और a स्क्वायर का मतलब क्या है 9, b स्क्वायर का मतलब क्या है 4, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ, अच्छा हाइपरबोला में क्या किसी भी लाइन से पैरेलल या परपेंडिकुलर टेंजेंट निकाला जा सकता है क्या, नहीं, ये तो डेटा डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स क्या हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू mx यानी कि 4x और प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो भी है आ गया। और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी अब मेरे अलग से बोलने की जरूरत तो है नहीं, वही अल्फा बीटा मानेंगे और लिख के कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस बार कह रहा है, देखो इस बार हाइपरबोला बदल दिया मैंने, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर या तो इस हाइपरबोला के लिए अलग फॉर्मूला डिराइव करें, है ना, या फिर उसी रिजल्ट को इसमें यूज करें, ठीक है ना। तब देखो मैं क्या करूंगा, अपने पास स्लोप तो है 4, ठीक है ना, और यहां पर एक टेक्निक लगाऊंगा, जरा देखना तो, वो जो हाइपरबोला की इक्वेशन है ना, उसको मैं लिख लेता हूं ठीक है ना, हमें बस उसकी तरह लुक बनाना है। और अब अगर आप देखो तो आप इसको ट्रीट करोगे a स्क्वायर, इसको ट्रीट करोगे b स्क्वायर, काम हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स लिखेंगे y इक्वल्स टू mx, सॉरी 4x, सीधा न्यूमेरिकल वैल्यू लिखता है, y इक्वल्स टू 4x प्लस माइनस और रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर, है ना। तो -4 इंटू 16, है ना, और फॉर्मूला क्या है -b स्क्वायर, तो माइनस, काम हो गया, ठीक है ना। तो अच्छा देखो यहाँ थोड़ा डेटा एब्सर्ड हो गया, हाँ नहीं रुको ना, चेंज कर देते हैं, यहाँ से x माइनस 4y कर देते हैं, ठीक है ना। स्लोप क्या हो जाएगा 1/4, अभी ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जरा देखो, -4 और इस जगह क्या आ जाएगा 1/4, सॉरी 1/16, 1/16, अभी ठीक, हाँ बाहर भी आ जाएगा 1/4, ठीक है। तो इसमें टेक्निक पकड़ में आया। इसका फायदा क्या है, दोनों केस में एक रिजल्ट लर्न रखेंगे और दोनों में से किसी एलिप्स से हाइपरबोला में जरूरत पड़ी तो फिर यूज कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहा फाइंड द कंडीशन फॉर विच द लाइन दिस इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला। सेम तरीका क्या होगा, एक हो सकता है देखो इसका स्लोप माइनस कॉट थीटा
और x को 0 करने पर y क्या आ रहा है, p कोसेक थीटा। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो ये हो जाएगा क्या, c स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू m स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप देखो हम कंडीशन निकाल चुके, पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड मेथड क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बी, लेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बी एक्स बाई ए सेक एल्फा, एक्स बाई ए सेक एल्फा माइनस इक्वल्स टू 1। अब इसको अगर हम बोले फर्स्ट और इसको बोले सेकेंड, तो सिमिलर प्रोसेस से 1 and 2 आर आइडेंटिकल, 1 and 2 आर आइडेंटिकल। ठीक है ना, अब यहां से देखो क्या आ गया, तो सेक एल्फा अपॉन ए कॉस थीटा है ना, और इक्वल्स टू माइनस टेन एल्फा बाई बी साइन थीटा और 1 बाई पी। और अब हम इम्पोज क्या कर देते हैं, सेक स्क्वायर एल्फा माइनस टेन स्क्वायर एल्फा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या आ गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे कि आप फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू दिस एंड दिस। अब फिर से समझाता हूं, कभी भी कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन आया तो सुना ध्यान से, पेराबोला 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 एलिप्स एलिप्स हाइपरबोला, है ना, समझ रहे हो, पेराबोला हाइपरबोला ऐसा है अगर दो कॉनिक, तो सिंपल प्रोसेस दोनों के एम स्लोप के साथ आप लिखिए और दोनों का सी इक्वेट करिए। ठीक है, अगर पेराबोला के साथ सर्कल है या एलिप्स के साथ सर्कल है, ठीक है ना, तो यहाँ पे सर्कल में एम के पचड़े में नहीं पड़ते, ठीक है ना, वहां पर क्या करना है, अपने को एक मान लो एलिप्स और सर्कल है, तो हमें क्या करना है, एलिप्स पे ए का नोन में मान लेना है और सर्कल पे वो टेंजेंट है तो P इक्वल्स टू आर इम्पोज कर देना है, वहां से काम हो जाएगा। ठीक है ना, तब जैसे यहाँ पे दो, एक हाइपरबोला है एक एलिप्स है, हमें कॉमन टेंजेंट चाहिए, क्या करना है, दोनों पे एम स्लोप के साथ लिखिए, है ना। तो देखो इसको अगर हम फर्स्ट बोल रहे हैं और इसको सेकंड बोल रहे हैं, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, है ना, ऑन वन हैविंग स्लोप m, हैविंग स्लोप m, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी, ठीक है। और फिर वैसे ही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ऑन टू हैविंग स्लोप m, हैविंग स्लोप m क्या हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू एम एक्स और प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर, है ना, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3। अब दोनों का सी को करते हैं इक्वेट, तो बेसिकली यहाँ से आ जाएगा 16 एम स्क्वायर माइनस 9 4 एम स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ से आया m या तो 1 या फिर -1। अब बताओ तो कितने कॉमन टेंजेंट्स आएंगे, 4, एक बार m1 के साथ और एक बार m, अच्छा एक बार ये निकल गया तो दोनों में से किसी में रखो, क्योंकि वो तो आप इक्वेट कर चुके हो। जैसे मान लो सेकंड में रख देते हैं, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, ठीक है ना, तो एक बार m1 रखो तो क्या आएगा, y इक्वल्स टू एक्स और प्लस रूट 7, बोलो
है ना, और y इक्वल्स टू एक्स माइनस रूट 7, और एक बार m को रखो -1, तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस रूट 7 और y इक्वल्स टू माइनस एक्स। ठीक है, फिर देखो क्या रहा है, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है, इफ सॉरी फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, हाँ गड़बड़ हो गया है ना, रुको यहाँ पे इसको थोड़ा लैंग्वेज सही करना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ tangents drawn to the hyperbola, अभी ठीक है, to the hyperbola this if the product of their slopes is c square। ठीक है ना, if the product of their slopes is c square। तो देखो जैसे ही लोकस का क्वेश्चन आया और स्लोप ओरिएंटेड है, तो सिंपल स्ट्रेटजी, m स्लोप के साथ टेंजेंट लिखिए, उसको उस पॉइंट से पास करा दीजिए। m की क्वाड्रेटिक बननी है, उस m की क्वाड्रेटिक के जो रूट्स आएंगे वो रूट्स ही उन टेंजेंट्स के स्लोप है। ठीक है ना, वो रूट्स ही उन टेंजेंट्स के स्लोप है। तो जैसे हम यहां पर मान लेंगे लेट पी एच के बी द मीटिंग पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स, मीटिंग पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स, पी एच के बी द मीटिंग पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स। अब हम टेंजेंट को m स्लोप से लिखते हैं, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको पी एच के से करा देते हैं सेटिस्फाई। तो k माइनस एम एच इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग करके एक तरफ ले आते हैं, तो ये हो गया एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2 KH इंटू एम प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर एक तरफ ले आए तो एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 2KH इंटू एम और प्लस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब अगर हम मान ले रूट्स m1 m2, तो यहाँ पे एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये m1 m2 क्या है, HK से डाले गए टेंजेंट्स के स्लोप है। जिस पॉइंट को आपने सेटिस्फाई कराया उस पॉइंट से इस कर्व पे जो टेंजेंट्स डल रहे हैं उसके ये स्लोप्स है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज c स्क्वायर। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, हेयर m1 इंटू m2 इक्वल्स टू c स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप से यहाँ से क्या आ गया, k स्क्वायर प्लस e स्क्वायर, है ना। तो देयरफॉर लोकस ऑफ p इज y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, अब चलो यहां से काम को आगे बढ़ाते हैं। ये बेसिक आइडिया टेंजेंट का हमने लिया है, ठीक है ना। देखो अब यहां पे कह रहा है नॉर्मल टू एलिप्स एंड हाइपरबोला, है ना। तो देखो सबसे पहले यहां पे एलिप्स है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है x1 y1। अच्छा, टेंजेंट के रेस्पेक्ट ध्यान दो, टेंजेंट के रेस्पेक्ट में p को कह रहे हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, तो नॉर्मल के रेस्पेक्ट में p को क्या कहेंगे, फुट ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना। तो अब देखो टेंजेंट एट p तो हमें पहले से पता है, टेंजेंट एट p क्या हो गया, x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू 1। जरा इसका स्लोप देखो, तो माइनस x1 बाई y1 और b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो
तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी, तो क्या बनेगा y माइनस y1, इसी को पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा y1 अपॉन x1 और a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ठीक है ना, और x माइनस x1। अब देखो मैं इसको एक फॉर्मेट में पहुंचाता हूं, इसको एक फॉर्मेट में पहुंचाता हूं, जरा देखना तो a स्क्वायर x बाई x1, ठीक है, इस b स्क्वायर और y1 को इधर ले आए, या चलो मैं स्टेप नहीं खाता, चलो कोई बात, यहां पर इसको ऐसे लिख लेते हैं, p स्क्वायर y1 को इधर ले आओ, तो b स्क्वायर अपॉन y1 और y माइनस y1 इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन x1 x माइनस x1। अब देखो यहां से एक फॉर्मेट आ रहा है, देखो फॉर्मेट क्या आ रहा है, a स्क्वायर x बाई x1 माइनस b स्क्वायर y बाई y1, ठीक है ना, और इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जरा सोचो तो आया क्या ये, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको लर्न रखना है, a स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर y बाई y1 इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इनफैक्ट जरूरत पड़ी तो हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को जरूरत के हिसाब से a स्क्वायर ई स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं, ठीक है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम a स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर लिख सकते, क्यों, क्योंकि b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, जरूरत पड़ी तो, ठीक है ना। अब एक और चीज यहां पे चमकना चाहिए, अरे ये जो रिजल्ट है इसमें बी स्क्वायर है, नहीं, तो इसमें हाइपरबोला के लिए भी लर्न हो गया। हाइपरबोला के लिए नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, a स्क्वायर एक्स बाई x1 प्लस बी स्क्वायर y बाई y1 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से अब हमें पॉइंट ऑफ फुट ऑफ नॉर्मल पता है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता है, एक बार 30 सेकेंड माइंड में सेट करिए, मैं पॉज लेता हूं, और ये लर्न है तो फिर हाइपरबोला में भी लर्न है, ठीक है ना। अब देखो अगर यहीं पे फुट ऑफ नॉर्मल हो गया a cos थीटा b sin थीटा, तो देखो मैंने यहां रेड से बना रखा है टेंजेंट, ये हम में पहले से लर्न है, क्या x बाई a cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू 1, तो ये ब्लैक से बना रखा है नॉर्मल, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पे अगर हम x1 की जगह a cos थीटा रख दें और y1 की जगह b sin थीटा रख दें, तो ये क्या बन जाएगा, जरा देखो तो ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा, है ना, और इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जरूरत पड़ी तो a स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब ये एक फिगर है जो बहुत इंपॉर्टेंट आगे होगा, है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन जो जेई के होते हैं वो टेंजेंट नॉर्मल मिक्स्ड ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है ना, तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो थीटा पर एलिप्स पर टेंजेंट हो गया x बाई ए कॉस थीटा प्लस y बाई बी साइन थीटा इक्वल्स टू 1, नॉर्मल हो गया ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमेशा आप याद इसको रखिए, है ना, और ये याद है तो आप सोच के देखो ये याद है। अच्छा, इसको फर्स्ट जो मैं इसको टिक कर रहा हूं, इसको याद रखने का फायदा क्या है, हाइपरबोला में भी लर्न है ना। तो थीटा वाला हमेशा माइंड में जब भी रिकॉल करिए तो इसके थ्रू रिकॉल करिए। याद कौन सा रखना है, ए स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि अभी क्या होगा, अब मेन टास्क क्या आ जाए, एक बार कॉनिक्स ओवर हो गया, थोड़ा पुराना हो गया, तो मेन टास्क क्या होगा, रिजल्ट्स माइंड में रहे, ठीक है ना। क्वेश्चन तो ठीक है, जो करेंगे वो करेंगे, है ना। अब देखो यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात सुना ध्यान से, एक सिनेरियो है जैसे पैराबोला, पैराबोला में एक थॉट आया, जस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुना। अरे जो तो कहां देख रहा,
पैराबोला में एक थॉट आया कि क्या हम पैराबोला के फोकस से पैराबोला पर नॉर्मल डाल सकते हैं, एक थॉट आया, ठीक है, क्या फील हो रहा है? डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं है? हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर नॉर्मल को d,0 से डालना है, को नॉर्मल पॉइंट्स के वक्त पढ़ा था, है ना, कि 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स आप कब डाल सकते हो, तो वहां d के लिए क्या था, 2a से आगे आया था ना, वो इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं भी लागू हो जाएगा, पैराबोला का फिगर बनेगा तो, ठीक है ना। तो आप सोचो एक्सिस पर एग्जैक्टली 2a, मतलब वर्टेक्स से, चलो जनरल पैराबोला की बात हो रही है, वर्टेक्स से एग्जैक्टली 2a डिस्टेंस पर है, तो कितने रियल नॉर्मल्स डालेंगे? 2, ऊपर नहीं, यहां पे एक तो एक्सिस और एक कोइंसिडेंट, वहां पे रूट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए ना, एक तो खुद एक्सिस होगा, है ना, तो आपको वहां से एग्जैक्टली वहां पर हो तो कितने नॉर्मल्स? 2, थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो 3, और पीछे आ गए तो 1 ही, है ना, ठीक है। तो हमें क्या दिखा कि फोकस से एक्सिस के अलावा कोई दूसरा नॉर्मल पॉसिबल नहीं है, फोकस से एक्सिस के अलावा कोई दूसरा नॉर्मल पॉसिबल है ही, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल्स के रियल होने के लिए एक्सिस के अलावा एक रेंज मिल रही है 2a ऑनवर्ड्स, ठीक है ना। तो हालांकि मेरा क्वेश्चन भी गड़बड़ी था, मेरा क्वेश्चन था कि फोकस से नॉर्मल डाल सकते हैं कि नहीं, है ना, तो एक्सिस तो हमेशा होगा ही, ठीक है, मतलब मेरा पूछने का वहां पर्पस था कि फोकस से एक्सिस के अलावा कोई नॉर्मल डाला जा सकता है क्या, तो क्या जवाब मिलेगा? नो। 3 अलग नॉर्मल के लिए हमेशा 2a से, मतलब हाफ द लैटिस रेक्टम से आगे होना चाहिए एक्सिस पर पॉइंट, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे सेम डिस्कशन फॉर एलिप्स एंड हाइपरबोला, कि भाई एलिप्स पे फोकस से आप कोई नॉर्मल डाल पाओगे क्या एक्सिस के अलावा, ठीक है ना, एक्सिस तो यहां भी नॉर्मल है, ठीक है ना, क्यों, यहां पे टेंजेंट एट वर्टेक्स है, तो ये वाला क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ठीक है ना। तो अब यहां पे एक डिस्कशन है छोटा सा, कि सुना ध्यान से, यहां पे हमें इस लाइन की इक्वेशन क्या मिली, ax sec थीटा माइनस by कोसेक थीटा और इक्वल्स टू, इसको मैंने लिख दिया a स्क्वायर e स्क्वायर, और इसको हम अल्फा कॉमा 0 से पास करा देते हैं, ठीक है ना। तो अल्फा कॉमा 0 से पास कराओगे, मतलब हम ये पता करना चाह रहे हैं कि एक्सिस को कहां मीट कर रहा है, ठीक है ना। तो अल्फा कॉमा 0 से पास कराओगे तो a अल्फा सेक थीटा और माइनस 0 इक्वल्स टू a स्क्वायर e स्क्वायर, ठीक है ना। तो अल्फा यहां से क्या आ जाएगा, a स्क्वायर कॉस थीटा। तो आप देखो, आपको अल्फा की एक रेंज मिल रही है ना, वो रेंज क्या मिल रही है आपको, अल्फा बिलोंग टू माइनस a स्क्वायर से a स्क्वायर। अब बताओ a बड़ा कि a स्क्वायर बड़ा, a बड़ा, ये तो 0 से 1 के बीच में, तो क्या फील हुआ कि नहीं, है ना, फोकस से हम एक्सिस के अलावा कोई दूसरा नॉर्मल नहीं डाल सकते, है ना। तो ये सब पता है कहाँ काम आएगा, जब आपको बोलेगा कि एलिप्स के अंदर एक सर्कल है ना, जो कंटेन हो रहा है ना, तो सबसे बड़े साइज का सर्कल सोचो, ठीक है ना, वो सब में यहाँ काम आएगा, हाँ, अब हो जाए, ठीक है ना। तो इसका मतलब अपने दिमाग में क्या आएगा कि डबल टेंजेंट मार देते हैं, ठीक है ना। तो डबल टेंजेंट मारोगे तो जरा सोचो, जैसे फोकस को इन्वॉल्व कर लेगा, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूं, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं, कि अगर फोकस हो सेंटर, है ना, तो फोकस को सेंटर लेके आप सर्कल सबसे बड़ी साइज का क्या बना सकते हो, जो जस्ट एलिप्स में कंटेन हो, ठीक है। तो अपने दिमाग में क्या आता है कि ऐसे बड़ा करेंगे ऊपर नीचे टच कर जाएगा, है ना, ऊपर नीचे टच करने का सिनेरियो यहां है ही नहीं। सोचो क्यों, क्योंकि उस केस में कॉमन नॉर्मल को पास करना पड़ेगा सर्कल के सेंटर से, जो कि पॉसिबल नहीं है,
तो इसका मतलब एक ही रास्ता है कि वो सर्कल को इस जगह ला के टिका दो। फिल आया? एक्सिस के अलावा दूसरा कोई कॉमन नॉर्मल तो पॉसिबल है ही नहीं, तो उसको यहां टिका दो, फिर काम अपना हो जाएगा। ठीक है ना? एनीवे वो तो जब करेंगे तब करेंगे। यहां पे अब ध्यान क्या रखना है कि इसका मतलब ये जो नॉर्मल का मीटिंग पॉइंट आया, इसकी एक रेंज है ना? वो रेंज क्या है? तो अगर मान लो यहां पर कहीं एस है और यहां पर कहीं एस डैश है, तो ये इसकी एक रेंज आ रही है, इधर इतने दूर में कहीं और इधर इतने दूर में कहीं, जिसमें ये जो रेड पार्ट है, आधा रेड पार्ट, इसकी डिस्टेंस कितनी है? AE स्क्वायर। ठीक है? तो अभी तो फिलहाल इसमें इतना जानना है। इसका मतलब एक्सिस के अलावा कोई दूसरा नॉर्मल हम नहीं सोच सकते एलिप्स में जो कि फोकस से पास करे। ठीक है? फिर देखो, अब यहां पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P ऑन दिस हाइपरबोला की बात हो रही है, तो यहां पर तो अभी हमें पहले ही से लर्न है। क्या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P x1 y1 क्या बोलेंगे? a स्क्वायर x बाई x1 है ना, प्लस इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि एलिप्स में फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है ना? अब देखो यहीं पे अगर मैं वो फुट ऑफ नॉर्मल ले लूँ a सेक थीटा b टेन थीटा, तो देखो टेंजेंट की इक्वेशन तो हमें पहले से पता थी, क्या? x बाई a सेक थीटा माइनस y बाई b टेन थीटा इक्वल्स टू 1। नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? तो जो x1 है उसको क्या फील करो? a सेक थीटा, y1 को b टेन थीटा। तो देखो ये क्या है? ax कॉस थीटा प्लस by कॉट थीटा इक्वल्स टू ax कॉस थीटा प्लस by कॉट थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ज़रूरत पड़ी तो हम इस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। अरे कहाँ देख रहा है? इधर देखना। ठीक है? अब सेम डिस्कशन यहां भी कर लेते हैं। ठीक है ना? तो एक बार हम क्या काम करते हैं, ये जो नॉर्मल है अपना ax कॉस थीटा प्लस by कॉट थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर ई स्क्वायर लिख दो इसको, है ना? और इसमें अल्फा कॉमा 0 से इसको सेटिस्फाई कराओ। तो अल्फा कॉमा 0 से इसको सेटिस्फाई कराओगे तो ये क्या हो गया अपने पास? तो a अल्फा कॉस थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर ई स्क्वायर। तो यहां से अल्फा क्या आया? अल्फा आया अपने पास a स्क्वायर सेक थीटा। ठीक है ना? तो इसका मतलब अब बताओ ए बड़ा कि ए स्क्वायर बड़ा? ए स्क्वायर बड़ा। ठीक है ना? तो इसका मतलब इसके जो फोकाई है वो कहीं ऐसे है, एस और एस डैश, और ये जो नॉर्मल का मीटिंग पॉइंट आना है वो एक लेवल के आगे आना है। समझ रहे हैं क्या? या तो इस हिस्से में आना है ऐसे, या तो उधर वाले हिस्से में। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ अल्फा की रेंज क्या आ गई अपनी? अल्फा की रेंज आ गई माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए स्क्वायर यूनियन ए स्क्वायर से इन्फिनिटी। ठीक है ना? मतलब एक्सिस के अलावा कोई भी दूसरा नॉर्मल किसी भी कोनिक पे फोकस से पास नहीं कर सकता। ठीक है ना? अब देखो, अब जैसे नॉर्मल के बेसिक आइडिया लेते हैं। कह रहा है फाइंड द कंडीशन फॉर विच द लाइन Lx प्लस my प्लस n इक्वल 0 इज नॉर्मल टू द एलिप्स दिस। अब इसमें कोई m स्लोप वाला रिजल्ट तो हमने लर्न करा ही नहीं है, एक रिजल्ट बड़ा बेकार सा है ना? तो एक्चुअली उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ। तो अगर हमें कह रहा है कि ये लाइन इस पर नॉर्मल है तो बेस्ट है पैरामीट्रिक फॉर्म में। चलिए मान लेंगे लेट द नॉर्मल बी
क्या होगा बोलो? यहाँ पर लेट द नॉर्मल बी ए एक्स सेक थीटा। अब सोचो ना, नीचे कॉस है तो ऊपर जाके सेक बनेगा, बोलो, और नीचे टैन है तो सॉरी नीचे साइन है तो ऊपर जाके कोसेक बनेगा। तो ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बोथ दीज लाइन्स आर आइडेंटिकल, तो बोथ दीज लाइन्स आर आइडेंटिकल, तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे? ए सेक थीटा अपॉन एल, ठीक है ना, माइनस बी कोसेक थीटा अपॉन एम, और इक्वल्स टू ये हो जाएगा अपने पास क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन माइनस एम, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं? कॉस थीटा, तो ज़रा देखो तो कॉस थीटा क्या बोल दोगे? इसको उधर भेज दो, तो क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एन, और एल बाय सॉरी उल्टा बोल दिया, क्या हो जाएगा? ए एन अपॉन एल इंटू, ठीक है, और साइन थीटा क्या हो जाएगा? बी एन अपॉन एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर हम क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कंडीशन आ चुका है। अच्छा, इसमें वर्किंग सीख रहे हैं तो हाइपरबोला में भी सीख रहे हैं, तरीका तो सेम ही होना। अब देखो, कह रहा है इफ द नॉर्मल एट एन एंड ऑफ अ लेटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स दिस passes through one extremity of the minor axis, ठीक है ना, तो देन प्रूव दैट दिस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर वन एंड ऑफ लेटस रेक्टम, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है P, इसको आप क्या बोलोगे? ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। अच्छा, इसने ये नहीं कहा था कि इधर वाला ही लो, कोई भी ले सकते हो, उसके हिसाब से दूसरा आएगा। अब इसके हिसाब से आप ये वाले पॉइंट को क्या बोलोगे? 0 कॉमा माइनस पी, ठीक है ना। तो बेसिकली हम नॉर्मल एट पी लिखते हैं, नॉर्मल एट पी। अब माइंड में क्या चल रहा है? भाई ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन, है ना, तो ए स्क्वायर एक्स और अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन ए, ठीक है, और इक्वल्स टू यहाँ ए स्क्वायर ई स्क्वायर रख लेते हैं। सिनेरियो ही सजेस्ट करता है क्या लेते चलो। अरे कहाँ ध्यान है? देखो, अब उसके बाद इस लाइन को किससे सेटिस्फाई करा देते हैं? 0 कॉमा माइनस बी से। तो अब जब 0 कॉमा माइनस बी से सेटिस्फाई कराओगे तो ये हो गया क्या? प्लस बी ए, और इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, या रुको नहीं, यहाँ बी ए आया ना, तो ये सजेस्ट कर रहा है कि आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही लेके चलिए। समझ रहे हो क्यों? एलिप्स की सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ना, तो वहां से हम इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ रहे हो क्या? तो यहां से ये क्या आ गया अपने पास? अगर देखा जाए तो ये आ गया बोथ साइड्स बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, नहीं सॉरी ए स्क्वायर से, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? b बाई ए इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है ना, बोलो, ठीक है। अब यहां से अपने पास इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो अब इसकी कर देते हैं स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग करोगे तो ये क्या आ गया? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इधर ये आ गया एक्चुअली ई स्क्वायर। बोलो, राइट साइड क्या है? हाँ, अच्छा हाँ सॉरी, ये ई स्क्वायर ऑलरेडी था ना, ये हो गया ई की पावर 4, अभी ठीक है ना। तो अब यहाँ से ये क्या आ गया अपने पास? ये आ गया, इसको बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को हम क्या लिख पाएंगे? 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल्स टू ई की पावर 4, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से देयरफॉर ई की पावर 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1। अब इसेंट्रिसिटी सॉल्व कर लेते हैं,
तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2। कौन सा सेलेक्ट होगा? प्लस वाला। तो देयरफॉर हम e इक्वल्स टू क्या बोलेंगे? रूट के अंदर, ठीक है ना। फिर देखो ये कह रहा है P एंड Q आर कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन द एलिप्स, लिख रखा है, एंड द ऑक्सिलरी कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट मतलब क्या होता है? मतलब वो जो हम थीटा ट्रेस करते थे, इसेंट्रिक एंगल, ठीक है ना। क्या कह रहा है? P एंड Q आर कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन द एलिप्स दिस एंड द ऑक्सिलरी सर्कल रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। देखो ये आपका सिनेरियो बना हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है द नॉर्मल एट P टू द एलिप्स मीट्स CQ इन R, जहां C सेंटर है। देखो C सेंटर है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि प्रूव दैट CR की जो लेंथ है वो A प्लस B है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, एक रफ आइडिया ले तो अपने पास नॉर्मल जो है, ये हमने क्या बनाया? टेंजेंट, और यहां से नॉर्मल ले लेते हैं। देखो नॉर्मल ले लिया, ये हमने क्या डाला है? P पर नॉर्मल, बोलो, ठीक है। अब P पर जो नॉर्मल डाला है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम सेंटर और Q को ज्वाइन करें, सेंटर और Q को ज्वाइन करें, तो चलो एक काम करते हैं, ज्वाइन करते हैं इसको। ठीक है। अब सेंटर और Q को जो ज्वाइन किया है, तो इसको जब एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये जाके इसको कहां मीट कर जा रहा है? R पर। ये जाके इसको यहां पर ऐसे R पर मीट कर जा रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि CR की लेंथ ये होगी, ये प्रूव करिए, ठीक है। तो अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, जैसे ही आपको एलिप्स पर कोई पॉइंट और उसके ऑक्सिलरी सर्कल पर कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट का क्वेश्चन आया, तो एक थॉट हमेशा माइंड में रखिए कि थीटा का ज्योमेट्रिकल यूज हो सकता है, ठीक है ना। तो अब सोचो, अगर मैं यहां पर लेट करूं P को A cos थीटा और B sin थीटा, तो हम जितनी थीटा की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं उस हिसाब से ये थीटा होगी, ठीक है। और सोचो हमें क्या चाहिए? CR। तो हम एक काम करते हैं, CR को भी कुछ मान लेते हैं, L चाहिए। तो जरा देखो, तो CR को अगर हमने L माना और ये एंगल थीटा है, तो आप देखो तो आप C के कोऑर्डिनेट्स लिख पा, सॉरी R के कोऑर्डिनेट्स लिख पा रहे हो। क्या लिख पा रहे हो? L cos थीटा कॉमा L sin थीटा, ठीक है ना। और अब हम नॉर्मल एट P लिख लेते हैं, नॉर्मल एट P, तो AX sec थीटा माइनस BY कोसेक थीटा इक्वल्स टू, ठीक है ना। अब सोचो ये नॉर्मल कहां पास करेगा? R से, तो इट विल सेटिस्फाई R, इट विल सेटिस्फाई R। तो अब जरा R को सेटिस्फाई करा के देखो, तो कुछ अच्छा फील हुआ क्या? जैसे x को L cos थीटा रखोगे तो sec और cos तो गया, तो ये क्या है? AL, यहां भी माइनस BL और इक्वल्स टू, प्रूव हो गया क्या? बिल्कुल। L को हम यहां से क्या लिख सकते हैं? A+, ठीक है ना। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन टफ नहीं होंगे, बस वो सिनेरियो क्लियरली समझना है। हाँ, टफ कब हो जाता है? जब प्रॉपर्टी में घुसता है। तो अपने जेई एडवांस के, जेई मेन तो आपने देखा ही, उसमें तो कुछ बात ही नहीं है, ठीक है ना। और स्पेशली जब से टेंजेंट नॉर्मल सिलेबस से हटा दिया है, तब से तो ज़्यादातर नॉमेनक्लेचर बेस्ड है। जेई एडवांस में क्वेश्चन ज़्यादातर टेंजेंट नॉर्मल बेस्ड है, ठीक है ना। हाँ, उसमें सिनेरियो को थोड़ा उलझाता है जरूर, वो तो हम देखेंगे अभी। क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन मैं आज से कल, मतलब कल परसों तक में लूँगा, ठीक है ना।
अब देखो इसमें फंसता कब है, टफ कब होता है, जब प्रॉपर्टी ओरिएंटेड हो, तो वो तो आपने देखा ही ट्रिकी हो जाता है, ठीक है ना। तो वो ज़्यादा नहीं, आप अब पेरा बोला है, अब देखो अपने पास मैंने इलस्ट्रेशन में 5-7 कराए थे, ठीक है ना, आपने वो पेपर देखा, अभी सोल्यूशन भेजूंगा, ठीक है ना, तो वहाँ से इकट्ठे हो जाएंगे कुछ, अभी लास्ट में भी कुछ कंबाइंड आएंगे प्रॉपर्टी वाले, और कुछ अभी लूँगा। तो ये करके जो अपने पास 30-35 क्वेश्चन होगा ना, उसको 2 बार 3 बार सॉल्व कर जाना, तो ये वाला भी आपके टफ नहीं लगेगा, ठीक है ना। मतलब इसमें थोड़ी मैच्योरिटी चाहिए, 3 बार 4 बार सॉल्व करोगे इजी हो जाना, ठीक है ना। हाँ, हम ये नहीं बोल सकते कि जेई में नहीं आ रहा तो छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब जेई में नहीं आ रहा, आपके पेपर में तो आता रहेगा, तो कॉन्फिडेंस क्यों गिराना, उसको ग्रिप तो करना ही पड़ेगा। जेई तो यू नेवर नो, कब क्या सरप्राइज दे दे, ठीक है ना। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द कंडीशन फॉर विच द लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p इज अ नॉर्मल टू द हाइपरबोला। फिर वही कहानी, क्या करेंगे, मान लेंगे लेट द नॉर्मल बी, अब देखो माइंड में रखो a स्क्वायर x बाई x1 प्लस b स्क्वायर y बाई y1 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और पैरामेट्रिक फॉर्म हाइपरबोला क्या होता है, a sec थीटा, तो नीचे से sec ऊपर जाके क्या बनेगा cos, b tan थीटा ऊपर जाके क्या बनेगा cot, और बीच में कैसा साइन रहेगा प्लस, तो यहाँ से क्या बोलेंगे ax cos थीटा प्लस, 2 बार 3 बार ऐसे करो ना, गलत होना ही नहीं है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जरूरत पड़ी तो a स्क्वायर e स्क्वायर। नाउ बोथ दिस लाइन्स आर आइडेंटिकल, तो बोथ दिस लाइन्स आर आइडेंटिकल, तो देयर कोएफिशिएंट विल बी इन इक्वल रेशियो, तो क्या आ गया a cos थीटा अपॉन cos अल्फा प्लस b cot थीटा, सॉरी इक्वल्स टू b cot थीटा और अपॉन sin अल्फा इक्वल्स टू अपॉन क्या p, है ना। अब देखो यहाँ से sec थीटा क्या हो जाएगा, तो अगर मैं इसको लिखूँ 1/sec तो उधर चला जाएगा, और ये क्या कर देगा AP अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू sec अल्फा, अगर cos में रखना चाहते तो नीचे cos अल्फा, ठीक है ना। और यहाँ से देखो tan थीटा, तो tan थीटा क्या बोल दोगे, तो BP अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इंटू कोसेक अल्फा, सॉरी कोसेक अल्फा, और अब हम क्या इंपोज कर देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, कंडीशन आ जाए, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से प्रॉपर्टीज वाले सेगमेंट में आ जाते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज 2 पर्पज से पढ़ते हैं, एक तो हम एक्स्ट्रा कवरेज ले रहे हैं कि भाई पूछा जाएगा, दूसरा प्रॉपर्टीज से चीज़ें फाइन ट्यून भी होती है ना। मतलब कई क्वेश्चंस जो प्रॉपर्टीज क्लिक कर गई है ना, तो वो नॉर्मल तरीके से कहीं इजी तरीके से सॉल्व हो जाती है, तो इम्पॉर्टेंस तो है, ठीक है ना। और मैंने एक बात आपको बता रखी है, मैं इसीलिए फिगर बेस्ड लिख रहा हूँ, ज़्यादा लैंग्वेज के ताम झाम में नहीं पढ़ते, हम जब रिवीजन भी करेंगे तो ये फिगर बनाइए, ठीक है ना। अब आज से कल तक में ये सारी प्रॉपर्टीज कंक्लूड हो जाएंगी, है ना। तो मुश्किल से पूरा सारा अगर देखोगे तो आपके 20 से 25 फिगर्स हैं, है ना, इनको मल्टीपल टाइम्स ड्रॉ करना है, ठीक है ना, सोच सोच के, तो फिगर वाली चीज़ माइंड में सेट हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो, पहले एक पुरानी बात याद दिलाता हूँ कि पैराबोला में, ध्यान दो, पैराबोला में, छोड़ो ना, यहाँ देखो पहले, पैराबोला में किसी वेरिएबल टेंजेंट पर फोकस से परपेंडिकुलर डालते थे, तो फुट कहाँ जाता था, टेंजेंट एंड वर्टेक्स पर जाता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जो है, देखो S और S डैश से मैंने यहाँ परपेंडिकुलर डाल रखे हैं, और देखो आपके सामने मैंने जो ब्लैक से बना रखा है वो इस एलिप्स का क्या है, ऑक्सिलरी सर्कल। तो पहले तो आप यहाँ पे लर्न करिए कि एलिप्स में या हाइपरबोला में, दोनों में आप किसी भी वेरिएबल टेंजेंट पर अगर फोकाई से परपेंडिकुलर डाल रहे हो, है ना, तो जो फुट है इट विल लाई ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल,
तो इसी का रिवर्स कि एलिप्स पे डाला गया या हाइपरबोला पे डाला गया कोई भी वेरिएबल टेंजेंट जहां ऑक्सिलरी सर्कल को मीट कर रहा है ना, वहां से अगर फोकस को ज्वाइन करेंगे, है ना, तो वो क्या बनेगा 90। बोलो, ठीक है। तो अब देखो ये वाली बात अगर हम समझ गए तो यहां एक एक्स्ट्रा रिजल्ट भी है। वो एक्स्ट्रा रिजल्ट क्या है कि अगर S से इस पर डाला गया परपेंडिकुलर की लेंथ है P1 और S डैश से इस पर डाला गया परपेंडिकुलर की लेंथ है P2, मतलब अगर मान लो मैं बोल दूं ये SM है और ये SN है, तो लेट SM, चलो पहले तो यहां लिख देता हूं क्या, foot of perpendicular drawn from foci on any tangent will lie on the auxiliary circle, ठीक है। और लेट SM इक्वल्स टू P1 और S डैश N इक्वल्स टू P2, देन P1 इंटू P2 इक्वल्स टू B स्क्वायर, जहां B क्या है, सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। B है सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। अच्छा यहां सेमी माइनर एक्सिस है, हाइपरबोला केस में क्या हो जाएगा, सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है ना। अब ये एकदम सेट करिए माइंड में, ठीक है ना, कि फुट जो फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स हैं वो जा रहे हैं ऑक्सिलरी सर्कल पर, पैराबोला पे जाते थे टेंजेंट एट वर्टेक्स पे, और एलिप्स हाइपरबोला पे कहाँ पे जाएंगे, उनके ऑक्सिलरी सर्कल पे, ठीक है। फिर याद करो पैराबोला में एक प्रॉपर्टी होती थी कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से डायरेक्ट्रिक्स तक में किसी टेंजेंट का जो पोर्शन इंटरसेप्ट हो रहा है ना, वो पोर्शन फोकस पे 90 डिग्री बने, सेम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। मतलब मान लो ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है P, है ना, और यहाँ टेंजेंट को इसने काटा कुछ N पर, तो ये जो PN पोर्शन इंटरसेप्ट हुआ ये फोकस S पर बनाएगा 90, ठीक है ना। मतलब एंगल PSN इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड सेम प्रॉपर्टी वैलिड फॉर हाइपरबोला। तो मजेदार बात क्या हुई, ये वाला पार्ट तो तीनों में सेम हो गया, चाहे पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला, तीनों केस में हम क्या कह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से डायरेक्ट्रिक्स तक का जो पोर्शन है वो पोर्शन ऑलवेज उस कॉरेस्पॉन्डिंग फोकस पे 90 डिग्री, पैराबोला केस में तो एक ही फोकस है, ठीक है। तो यहां पर तीनों कॉनिक्स के लिए सेम बात वैलिड है, ठीक है। अब देखो, अब एक और पुरानी बात, पैराबोला में हम PSPM बना लेते थे, ठीक है ना, और हमने एक मजेदार बात सीखी वहां पे कि वो जो PSPM बनाने से जो SPM एंगल क्रिएट हुआ, PSPM बनाने से जो SPM एंगल क्रिएट हुआ, उस SPM के P पर अगर हम पैराबोला पर टेंजेंट और नॉर्मल डाल रहे हैं तो दे आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ SPM, दे आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ SPM। यहां पर कहानी थोड़ी अलग है, ठीक है। देखो मैं दोनों फिगर बना रखे हैं। अब यहां पर अगर हम एलिप्स या हाइपरबोला पर लाई करने वाले किसी पॉइंट को अगर दोनों फोकाई से ज्वाइन कर दें, दोनों फोकाई से ज्वाइन कर दें, तो एक एंगल बना SP S डैश, ठीक है ना।
तो आप ये जो एंगल है एस पी एस डैश, ठीक है, इसके जब एंगल बाइसेक्टर्स डालोगे तो एक P पर टेंजेंट होगा, दूसरा P पर नॉर्मल होगा, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या कहेंगे दोनों में, मतलब इन एलिप्स एंड हाइपरबोला क्या कहेंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉन एट P, ड्रॉन एट P, ठीक है ना, will be the angle bisectors of angle SP S dash, angle SP S dash, ठीक है। अब देखो, अच्छा मैं कहीं प्रूफ की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी आप चाहो तो प्रूफ कहीं भी सोच सकते, जैसे मान लो इसको प्रूफ सोचना है ये कैसे हुआ, ठीक है ना, ये प्रूफ सोचना है कि ये कैसे हुआ, तो आपको यहां पर क्या प्रूफ कर देना है कि दिस इज टू दिस इक्वल्स टू दिस इज टू दिस। कितने लोग एक बार में बात समझ गए, है ना। क्या होगा, सुनो क्या होगा, P को हम कुछ मान लेंगे A cos थीटा B sin थीटा, नॉर्मल की इक्वेशन पता ही है, तो नॉर्मल की इक्वेशन पता है तो ये पता है, फोका ही पता है, ठीक है ना। और कभी भी क्या सीखा है, PS सोचना हो तो क्या सोचो, PM, यहां पे होगा E इंटू PM, तो PS को E इंटू PM, PS डैश को E इंटू PM डैश, है ना। तो जरा सोचो, तो यहां पर मान लो कि P x1 y1 है, जरा सोचना एक बार, मान लो P x1 y1 है, तो PS को क्या सोचोगे, E इंटू PM, ठीक है। अब जरा सोचो तो अभी ये मान लो PM है ना, तो E इंटू PM, सुना ध्यान से, E इंटू PM। अब PM को आप क्या लिख सकते हो, A बाई E और माइनस x1, नहीं समझ आया, क्यों, A बाई ये डिस्टेंस और माइनस x1 ये डिस्टेंस, काम खत्म। और ऐसे ही दूसरा वाला लोगे तो फिर क्या होगा, प्लस, एक में माइनस हो रहा है तो दूसरे में प्लस, और वहां से PS डैश आएगा, काम हो जाए। बट उतना टाइम नहीं है कि हम तसल्ली से बैठ के सारे रिजल्ट सोचें, ठीक है ना। हाँ, इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड तो हम सोच सकते हैं, ठीक है ना। और यहां से ये सब ताम झाम करके क्या प्रूव कर देना था कि यहां से S डैश का डिस्टेंस, या यहां से S का डिस्टेंस और यहां से S डैश का डिस्टेंस का रेशियो क्या आ जाए, PS अपॉन PS डैश, तो इसका मतलब ये वन ऑफ द बाइसेक्टर, तो दूसरा अपने आप बाइसेक्टर हो गया, ठीक है ना। अच्छा, ये यहां बोलने के पीछे मेरा एक पर्पस भी था, ये PS सोच के दिखाना, ठीक है ना, एकदम गांठ बांध लो, PS मतलब PM EPM, PS मतलब EPM, ये छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। और तुरंत वहां से डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस सेंटर का फील करके वहां से सोच लेंगे, ठीक है ना। अब देखो, मतलब सोचो ना एक बार दिमाग में लाओ, E इंटू PM, मतलब PM क्या आया अपने पास, तो E इंटू A बाई E माइनस x1, तो A माइनस E x1, तो एक आएगा A माइनस E x1, तो दूसरा आएगा A प्लस E x1, और वहां से काम आगे बढ़ जाए, ठीक है ना। मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला कभी नहीं लगाना। अब सोचो, जैसे ही ये प्रॉपर्टी आ गई तो तुरंत इसके साथ लगता हुआ एक रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी आ जाएगा, है ना। क्या आएगा कि जरा देखो, अगर एक रे को हम फोकस से लाएं और एलिप्स पे इंसिडेंट कराएं, है ना, तो ये दूसरे फोकस से पास, बोलो, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही पैराबोला में, अगर हम हाइपरबोला में जैसे हम इधर से लाए एक फोकस से, ठीक है ना, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पीछे एक्सटेंड पर दूसरे फोकस से गुजर गया। सुपर क्लैरिटी, लैंग्वेज लिखाने की जरूरत है क्या, फील हो रहा है, ठीक है ना। कहां से आया, एंगल बाइसेक्टर के थ्रू आया, कि भाई ये जो ब्लैक लाइन है वो नॉर्मल की तरह काम करेगा उसके लिए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो एक फोकस से आया हुआ रे आफ्टर रिफ्लेक्शन दूसरे फोकस से गुजर जाता है, सेम बात वैलिड फॉर हाइपरबोला, ठीक है।
अब देखो, जैसे ही वो वाली प्रॉपर्टी आई, है ना, तो चूंकि दोनों कॉनिक्स के लिए प्रॉपर्टी सेम है रिफ्लेक्शन वाली, तो यहां से एक बहुत अरे ध्यान दो, यहां से एक बहुत मजेदार बात निकल के आ रही है कि अगर एक एलिप्स और एक हाइपरबोला कॉनफोकल है, कॉनफोकल मतलब दोनों के सेम फोकाई, ठीक है ना, अगर एक एलिप्स और एक हाइपरबोला कॉनफोकल है, ठीक है ना, तो दे विल ऑलवेज बी ऑर्थोगोनल। कितने लोग एक बार में बात समझ गए? ठीक है, जो नहीं समझे देखो, एक काम करते हैं, पहले हम यहां से इनको मिटा लेते हैं, ठीक है। अब जरा देखो तो एलिप्स और हाइपरबोला दोनों कॉनफोकल है, तो दोनों के लिए एसपी एस डैश का काम तो सेम ये करेगा, नहीं समझ आए? एलिप्स के लिए एसपी एस डैश भी यही हुआ और हाइपरबोला के लिए भी एसपी एस डैश यही हुआ। अभी हमने जस्ट सीखा है दोनों में कि एसपी एस डैश जो बनता है उसको पी पे डाला गया, टेंजेंट और नॉर्मल क्या करता है? बाइसेक्ट, है ना। तो इसका मतलब सोचो, एक बार हाइपरबोला को यहां से उड़ा दो और केवल एलिप्स के लिए सोचो, तो एलिप्स पे जो हम टेंजेंट नॉर्मल डालेंगे वो इसका एंगल बाइसेक्टर होगा। अब एक बार एलिप्स को भूल के हाइपरबोला को सोचो, नहीं तो आपको वहां से क्या फील होगा कि हाइपरबोला पे पी पे डाला गया टेंजेंट और पी पे डाला गया नॉर्मल, इसका एंगल बाइसेक्टर होगा। तो दोनों के लिए ये टेंजेंट और नॉर्मल तो सेम ही है। मतलब अगर मैं यहां से ये मिटा दूं, अगर मैं एलिप्स मिटा दूं तो ठीक है, ये बाइसेक्टर है ना। अगर मैं यहां से हाइपरबोला मिटा दूं तो एंगल बाइसेक्टर। अरे बात समझ में? तो ये बातें तो तभी हो सकती हैं जब एक का टेंजेंट दूसरे का नॉर्मल, अदरवाइज तो ये हो गई। क्लैरिटी? कितने लोग सही सोच लिए थे? बढ़िया। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि यहां पे एक नोट आएगा, इसका भी ट्रिकी यूज होता है। इफ एन एलिप्स एंड a hyperbola, if an ellipse and a hyperbola are confocal, then if an ellipse and a hyperbola are confocal, then the two curves will be orthogonal. Then the two curves will be orthogonal. The two curves will be orthogonal. ठीक है, ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। अब देखो, एक सिनेरियो रिकॉल करो। एक पैराबोला पे लैटिस रेक्टम के एक्सट्रीमिटीज पे अगर हम टेंजेंट नॉर्मल डालते थे तो क्या बनता था? स्क्वायर, है ना। स्क्वायर बनता था जिसमें एक तो डायगोनल हो गया खुद वो 4a और दूसरा फोकस से 2a पीछे 2a आगे एक्सिस पर, एक वो सिनेरियो। दूसरा यहां पे अब सिनेरियो आ रहा है कि अगर हम किसी एलिप्स के एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटिस रेक्टम पे टेंजेंट्स डालें तो क्या होगा, जरा देखते हैं। तो अच्छा, तो ऑल्दो हम यहां पे स्टडी कर रहे हैं इस वाले एलिप्स को, लेकिन लागू होगा शेप बेस तो कहीं भी लागू हो जाएगा। तो जरा देखना एक चीज, यहां पर मान लो मैं बोल रहा हूं क्या ये L है या L1 है, ये L1 डैश है, तो L1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ए कॉमा, अरे एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटिस रेक्टम है, ठीक है ना। देखो ना, मैं इसको मिला देता हूं, ठीक है ना, ये अपने पास S है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, है ना। अब जरा एक काम करते हैं, हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बात नहीं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट L लिखते हैं, है ना। तो क्या आएगा? x इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस y और b स्क्वायर और अपॉन b स्क्वायर इंटू ए इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब जरा देखना तो यहां से क्या आ रहा है,
एक्स अपॉन ए बाई ई प्लस वाई अपॉन ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहां पर आप देखो तो ये पॉइंट हमें क्या फील हो रहा है, कुछ बढ़िया फील हुआ, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। मतलब यहां हम इस एलिप्स के अगर डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करेंगे, है ना, ये अपने इस एलिप्स का कॉरेस्पॉन्डिंग वाला डायरेक्ट्रिक्स हो गया। ठीक है ना, तो बिल्कुल उसी तरीके से इधर भी हो जाएगा। अच्छा सुनो, अब मान लो बाकी सारा जब निकाल रहे होंगे तो जैसे मुझे ये कोऑर्डिनेट मिला a बाई कॉमा 0 और ये कोऑर्डिनेट क्या मिला 0 कॉमा a, है ना। तो आप सोचो जब मैं ये वाली लाइन को निकाल रहा हूंगा या ये वाली लाइन को या ये वाली लाइन को, तो बस प्लस माइनस का ही तो फर्क आए। क्यों, L1 डैश के कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर पाइए, सॉरी ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर पाइए। इधर वाले का एक लिखोगे माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर पाइए और माइनस ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर पाइए। तो मैग्नीट्यूड वैल्यू तो वही रहेगा, बस फर्क कहाँ पड़ेगा, एक्स और वाई के साइन का, है ना। तो अगर आप मेरी बात समझ गए तो यहां पर आपको क्या फील हुआ कि ये मतलब अगर हम किसी एलिप्स में एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम पे टेंजेंट डालेंगे, है ना, तो उसका जो 4 वर्टिसेस आ रहे हैं, है ना, उसमें से 2 वर्टिसेस तो आएंगे फीट ऑफ डायरेक्ट्रिसेस पे और 2 हो जाएंगे एक सेंटर से ए डिस्टेंस ऊपर ए डिस्टेंस नीचे। अच्छा, हम ऑल्दो इस एलिप्स को स्टडी कर रहे हैं लेकिन हम इसको फील क्या कर रहे हैं, एक जनरल फिगर के फॉर्म में। बोलो ना, कैसा भी एलिप्स हो, ऑब्लिक भी एलिप्स हो तो ये चलेगा। ठीक है ना, कि बेसिकली क्या होगा, कैसा भी एलिप्स हो, अगर हमने एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम पे टेंजेंट डाला है तो एक शेप बन रहा है। इस शेप को क्या कह रहे हैं पहले बताओ, रोम्बस। कैसे रेक्टेंगल, रोम्बस। ठीक है ना, तो दीज रेड लाइंस आर फॉर्मिंग अ रोम्बस। ठीक है ना, और हमें इस रोम्बस का एरिया दिख रहा है, क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो एक है 2a बाई और एक है 2a। तो आप जरा देखो तो हम बोलेंगे कि, है ना, बात नहीं, टेंजेंट्स ड्रॉन at the extremities of LR will form a rhombus, ठीक है ना। अब उसमें having one of the diagonal या having diagonal principal axis, ठीक है ना, having diagonal as principal axis, rhombus having diagonals principal axis, ठीक है ना, principal axis and length क्या 2a बाई कॉमा 2a, ठीक है ना। और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया रफ में करके देख लेते हैं क्या आएगा, हाफ इंटू 2a कॉमा 2a बाई e, क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बाई e। तो हैविंग एरिया 2a स्क्वायर बाई e, ठीक है। फिर देखो ये प्रॉपर्टी मतलब जेई तो नहीं पूछता, बट आपको जब प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस होंगी तो उनमें एग्जाम्स में पूछा जाएगा जब यहाँ पेपर्स होंगे तो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, पहले इस फिगर को दिमाग में बिठा, है ना। तो यहाँ पे सिनेरियो क्या है, आपके पास इस एलिप्स के लिए यहाँ, अच्छा मैंने फिर से यहाँ स्टैंडर्ड वाला ही एलिप्स ले रखा है,
और इसमें पढ़ लिया तो फिर लेंथ बेस्ड तो कहीं भी काम करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिनेरियो क्या है कि ये जो एलिप्स है उस पर हमने P पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल दोनों डाल रखा है, P पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल दोनों डाल रखा है, ठीक है ना। और इसके सेंटर से, इस एलिप्स के सेंटर से नॉर्मल पर परपेंडिकुलर डाल रखा है, ठीक है ना, जिसका फुट है F। नॉर्मल पर परपेंडिकुलर डाल रखा है जिसका फुट है F, ठीक है। अब जो अपन ने P पे नॉर्मल डाला है ना, वो प्रिंसिपल एक्सिस को G और G डैश पर मीट कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस को G और G डैश पर मीट कर रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो पहला रिजल्ट, बेसिकली इसमें से शुरू वाले दोनों यूज होते हैं, ठीक है ना। वी आर इंटरेस्टेड कि कभी भी ये सिनेरियो बना कि P पे डाले गए नॉर्मल ने प्रिंसिपल एक्सिस को G और G डैश पे काटा है ना। तो देखो यहां पर PF और इंटू PG, PF इंटू PG, ठीक है, ये होगा B², ठीक है। और यही PF रहने देते हैं और PG की जगह PG डैश ले लेते हैं, मतलब PF इंटू PG डैश, ये हो जाएगा A²। कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें एक रिजल्ट B² का है, एक रिजल्ट जो पास वाला है वो B² का, जो दूर वाला है वो A², ठीक है। अब इसकी प्रूविंग भी इंटरेस्टिंग है ना, ये मैं एक बार आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। सोचो तो कैसे प्रूव होगा ये। हमें चाहिए PF इंटू PG B², कैसे प्रूव होगा ये। हमने सर्कल में एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि P से अगर हम टेंजेंट डालें और सीकेंड डालें तो PA इंटू PB PT² होता है, जानते हैं, ठीक है ना। अब देखो मैं इसी टेक्निक का यूज करके यहां इसको प्रूव कर लूंगा, कैसे। तो एक काम करते हैं, यहां पे हम लेट कर लेते हैं P को A sec थीटा B tan थीटा, ठीक है। अब सॉरी एलिप्स है ना, A cos थीटा B sin थीटा, है ना, A cos थीटा B sin थीटा। अब नॉर्मल एट P हमें लॉन है ना, dy कोसेक थीटा, 2 बार 3 बार यूज करो ना, गलत होगा ही नहीं, ठीक है। और A² माइनस B², जरूरत पड़ी तो A² इंटू E²। सर एक याद कर लिए, एक पॉइंट ले, हाँ एक तो याद कर लिया ना, A² x फिर तो वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ ठीक है ना। तो कितनी बढ़िया बात बोली तुमने, कुछ नहीं, देखो तो AX sec थीटा माइनस BY कोसेक थीटा इक्वल्स टू A² माइनस B²। अब हम जरा इसमें G के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, ठीक है ना। तो G के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, तो G के कोऑर्डिनेट्स के लिए इसमें क्या करो, Y को 0 कर दो। तो आप यहां से G के कोऑर्डिनेट्स क्या लिख पाओगे, Y को अगर 0 कर दो, है ना, तो Y को 0 करा तो ये अपने पास क्या है AX sec, इनफैक्ट यहाँ पे इसको A² E² ही लिखो तो और थोड़ा इजी होगा, ठीक है ना। तो अब G के कोऑर्डिनेट, अरे ध्यान दो, G के कोऑर्डिनेट्स क्या बोल रहे हो, Y को 0 करो तो X आ गया अपने पास AE cos थीटा, AE² cos थीटा, तो AE² कॉमा 0, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, अब इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखते हैं, हैविंग PG as one of its diameter, one of its PG as one of its diameter, ठीक है ना। तो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, तो क्या हो जाएगा x माइनस सॉरी
पीजी कह रहा हूँ मैं, सॉरी, सीजी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सीजी एज वन ऑफ इट्स डायमीटर, अभी तुरंत समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। सीजी एज वन ऑफ इट्स डायमीटर, तो क्या लिखोगे, x माइनस 0 है ना इंटू x माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा, x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा, है ना, और प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब जरा गौर करना, तो हमने कौन से सर्कल की इक्वेशन बनाया है, ऐसा, ठीक है ना। यहां से मैं मिटा भी दूंगा। कितने लोग बात समझ चुके हो, हैं? कई लोग हाथ ही नहीं उठाए। समझना क्या था, समझ गए, है ना। क्या होगा, PG इंटू पी एफ इक्वल्स टू पी से इस पर डाले गए टेंजेंट का स्क्वायर, उसका तो शॉर्टकट होता है, क्या होता है, SP, रूट SP होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो क्या हो गया SP। तो अगर आप ये सिनेरियो समझे तो आपको यहां पर क्या आएगा, सीधा ही आप बोलोगे PF इंटू PG इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसमें सीधा P के कोऑर्डिनेट्स रख दो, बोलो ना, ठीक है। तो इसमें सीधा P के कोऑर्डिनेट्स रख दो, तो P के क्या है, A cos थीटा B sin थीटा, ठीक है ना। तो यहां से ये क्या हो गया अपने पास, जरा देखो क्या हो जाएगा, A cos थीटा इंटू A cos थीटा और माइनस A स्क्वायर cos थीटा, ठीक है ना, और प्लस क्या आ जाएगा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से देखो काम हो गया क्या, A स्क्वायर है ना, और A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर E स्क्वायर इंटू, बोलो हाय ना। अब आप इसको क्या लिख पाए, इस पार्ट को B स्क्वायर लिख पाए, तो ये आ गया अपने पास B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना प्रूव हो गया, B स्क्वायर, यही तो करना था। अब मैं यहां से ये मिटा दूं कि इसको रहने दूं, पक्का, कंफ्यूज मत होना, मेन पर्पस अपना ये रिजल्ट है, प्रूफ से कोई मतलब था नहीं, क्योंकि ये सर्कल से रिलेट हो रहा था इसलिए करा दिया, है ना। अब देखो सिमिलर टेक्निक से PF इंटू PG डैश, बताओ किसको डायमीटर मानेंगे, CG डैश को, लो बोलो ना, CG डैश को डायमीटर मान के जैसे ही सर्कल ड्रॉ करोगे सेम टेक्निक से वो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तीसरा रिजल्ट देखो क्या कह रहा है, PG इंटू PG डैश, ठीक है ना, इक्वल्स टू PS इंटू PS डैश, ठीक है ना। तो ये अपने तो सीधा आप डिस्टेंस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन PG इंटू PG डैश को सेम टेक्निक से निकाला जा सकता है। सोचो तो कैसे, GG डैश को डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज मान लो, नहीं समझ आए, GG डैश को डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज मान लो, नहीं समझ रहे क्या, तो PG इंटू PG डैश क्या होगा, P से उस सर्कल पे डाले गए, ठीक है ना, और PS इंटू PS डैश तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो। PS कैसे निकालते हैं, मतलब एब्सिसा माइनस ए और वो वाला, ठीक है। एंड लास्ट CG इंटू CT इक्वल्स टू CS स्क्वायर, ये सबसे आसान वाला है, CG इंटू CT, जिसमें T है अपना जहां टेंजेंट ने इसको मीट किया, ठीक है। तो मैं एक बार पॉज लेता हूं। एक और पुरानी बात देखो, एक सिनेरियो है जिसमें इस एलिप्स पे देखो, एक बार इसको यहां से मिटा देते हैं, ठीक है। कह रहा है P एक वेरिएबल पॉइंट है जहां पे टेंजेंट डाला गया, P एक वेरिएबल पॉइंट है जहां पे टेंजेंट डाला गया, ठीक है ना। तो
हमें दो चीज़ों के लिए यहाँ पे कमेंट करने कह रहा है। एक तो सोचो ये रेड को अगर हम वेरी करा रहे हैं, रेड को अगर हम वेरी करा रहे हैं तो टी टी डैश वेरी करेगा। यहाँ टी टी डैश क्या है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मीटिंग, कहाँ देख रहा है, इधर देखना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मीटिंग पॉइंट। तो यहाँ क्या कहना चाह रहा है ये कि टी टी डैश की जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी दैट विल बी ए प्लस बी। टी टी डैश की जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी दैट विल बी ए प्लस बी, ठीक है ना। और फिर दूसरा क्या कह रहा है कि इस वेरिएबल टेंजेंट पर सेंटर से डाल दिया गया परपेंडिकुलर, इस वेरिएबल टेंजेंट पर सेंटर से डाल दिया गया परपेंडिकुलर, है ना। और परपेंडिकुलर का फुट आया m, परपेंडिकुलर का फुट आया m, है ना। तो ये जो pm सेगमेंट बनेगा, है ना, इसकी सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है मॉड a माइनस बी, ठीक है। फिर से सुनो, रेड को वेरी करा रखा है ना। तो जहां इसने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को काटा है वो पोर्शन को हमें मिनिमाइज करना है, और इसी वेरिएबल टेंजेंट पे सेंटर से जब परपेंडिकुलर डाला गया तो जो फुट आ रहा है P से उस फुट के डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाला इजी है, कैसे, आप यहाँ P को मान लोगे a cos थीटा b sin थीटा, तो आपको T और T डैश के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो टी टी डैश एक ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन बन गया, रेंज के टेक्निक्स के थ्रू हो जाएगा। फर्स्ट वाला लल्लू है। सेकंड वाला इंटरेस्टिंग है कि हम पीएम को थीटा के टर्म में कैसे निकालें, पीएम को थीटा के टर्म में कैसे निकालें। अब अगर कोई सोच रहा है कि सर पीएम को थीटा के टर्म में निकालने के लिए मतलब ये क्या चाहिए अपने पास, पीएम को मैक्सिमाइज करना है, तो पीएम को थीटा के टर्म में निकालने के लिए हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे जाते हैं, तो आर्बिट्ररी वैल्यू में फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे तो जाने का कोई तुक है ही नहीं, ठीक है। दूसरा एक थॉट आता है कि सर पाइथागोरस से सोच लेते हैं, कैसे, पीएम स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सीपी स्क्वायर और माइनस सीएम स्क्वायर। सीएम तो क्या होगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, नहीं समझ आए। पीएम स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सीपी स्क्वायर माइनस सीएम स्क्वायर, ठीक है ना। इससे भी बेहतर तरीका मौजूद है ये, अब आपसे बोला पीएम, आप क्या करो, आपसे बोला पीएम, आप यहां पर सी से एक्चुअली पी पर जो टेंजेंट था तो वहां नॉर्मल डाल दिया, और आपसे बोल रहा है पीएम, आप क्या करो, यहां से परपेंडिकुलर गिरा दो, बोलो ना, ठीक है ना। अरे है ना। अब आप सोचो अगर मैं यहां बोलूं ये सी एन है ना, तो पीएम इज एक्चुअली सी एन, काम ही खत्म। सी एन मतलब 0 0 से नॉर्मल पे डाला गया परपेंडिकुलर। तो अब यहां से दिमाग में बिठाओ, ये भी क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज होता है। आपको जैसे टेंजेंट पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोल दिया m, वैसे ही नॉर्मल पे बोल सकता था फुट ऑफ परपेंडिकुलर n। तो आपको अगर pm के बारे में बात हो रही है तो आप pm कभी नहीं सोचोगे, cn सोचोगे, और अगर आपको pn के बारे में बात हो रही है तो pn कभी नहीं सोचोगे, cn सोचोगे। फिर से सुनो, दो तरह का यहां फ्रेम हो सकता है, एक पीएम की जरूरत पड़ रही है तो थ्रू नॉर्मल सीएन सोच लो, एक पीएन की जरूरत पड़ रही है तो थ्रू टेंजेंट सीएम सोच लो, एक ही बार में काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको प्रूव कर लेते हैं। तो प्रूव करने के लिए हम यहां पर इसको मानते हैं ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, और ये मानते ही हमें ये टेंजेंट की इक्वेशन क्या मिल गई, x बाई ए कॉस थीटा प्लस y बाई वी साइन थीटा इक्वल्स टू 1, और ये नॉर्मल की इक्वेशन क्या मिल गई। अच्छा, क्वेश्चन ने कहीं नॉर्मल का जिक्र नहीं किया है, ठीक है ना। एक काम करता हूँ मैं यहाँ स्टेटमेंट भी लिख देता, रुको, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो गए कि क्या रहा था। नॉर्मल कहीं भी जिक्र नहीं हो रहा था, यहाँ पर ये हमने मैनिपुलेट किया। देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर, कॉन्सेप्ट
ठीक है, let m be the foot of perpendicular m be the foot of perpendicular drawn from center C, on any variable tangent, ठीक है, meeting the principal axis, मतलब या the coordinate axis at T and T dash, then अब ठीक है, कहीं भी नॉर्मल का जिक्र नहीं होगा। नॉर्मल को हमने अपने कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ax sec थीटा माइनस बी वाई, अब याद हो गया है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले तो टी टी डैश का खेल खत्म करते हैं। तो जरा देखो तो टी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए सेक थीटा कॉमा 0, टी डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 कॉमा बी कोसेक थीटा, ठीक है ना। तो टी टी डैश क्या होगा, तो रूट के अंदर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये कुछ जाना पहचान लग रहा है, बिल्कुल। इसको हम क्या कर देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो अब देखो तो देयरफॉर टी टी डैश लीस्ट, इसकी तो क्या आती है 2ab, तो टी टी डैश लीस्ट क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। कुछ अच्छा फील हुआ, ए प्लस बी, ठीक है ना। अब जरा देखो तो मैं पीएम को एक्चुअली क्या बोलूंगा, पीएम को बोलूंगा एक्चुअली सीएन, और सीएन क्या हुआ सेंटर से नॉर्मल पे डालेंगे परपेंडिकुलर की लेंथ। तो अब 0 0 से इस पे डालो परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा सीएन इक्वल्स टू मॉड के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर। कुछ अच्छा फील हुआ क्या, ये वही चीज तो है, ये वही चीज तो है। तो हम पीएम को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, तो पीएम ग्रेटेस्ट के लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए लीस्ट, तो पीएम ग्रेटेस्ट क्या हो गया मॉड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन, तो ये आ गया मॉड ऑफ, ठीक है। तो